Hello students, welcome to YouTube channel. Today our chapter is chapter number 5 and subject is science. Class 9th we will study about the fundamental units of life, that is called cell. Fundamental units of life क्या define करती हैं कि chapter है fundamental units of life जो कि define करता है कि हमारे जीवन की हमारे लाइफ की क्या है मेन यूनिट्स, इसकी वजह से हम लाइफ सर्वाइव करते हैं, वो है हमारा सेल। सेल होता क्या है? सेल क्या है? अगर आप एक इसको सिंगल लाइन बोलोगे तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? हमारे जीवन की सबसे छोटी से छोटी यूनिट है और जो हमारी बॉडी को डेवलप करता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल है हमारे जीवन की, हमारे लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। इसमें आप क्या समझते हो? सेल से हमें क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ सेल? अगर आप ये बात करते हो तो सेल से ही आपकी बॉडी डेवलप होती है। सेल्स कंबाइन होती हैं, टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गेन्स बनाते हैं, ऑर्गेन्स क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम क्या बनाता है? हमारा बॉडी बनाता है। ये हम ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो पढ़ चुके हैं, सारी डिटेल्स उसमें है। आप उस वीडियो को प्रेफर करोगे तो आपको सारी डिटेल्स उसमें सेल से रिलेटेड मिल जाएगी, कैसे सेल से बॉडी डेवलप हुई है। तो हमारा ये चैप्टर है, हम इसमें सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो सेल है, ये आपका जो इन्वेंशन सेल इन्वेंट हुआ था, इसको किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो इन्वेंट हुई थी सेल का जो इन्वेंशन, वो रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665। इनके द्वारा बनाया गया एक सेल्फ माइक्रोस्कोप था। इसमें इन्होंने देखा, इसमें एक कॉर्क की स्लाइड लिया था इन्होंने। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो आपका होता है वो होता है एक सब्सटेंस, एक मटेरियल है जो कि बार्क से मिलता है, बार्क ऑफ ट्री। बार्क क्या डिफाइन करता है आपका? बार्क ऑफ ट्री, जो तने होते हैं पौधों के, उनसे लिया था इन्होंने। उसकी एक पतली सी स्लाइस बनाई थी, उस स्लाइस को इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद इन्हें हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर नजर आया। हनीकॉम्ब क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है, आप सिंपल सा कह सकते हो कि अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा तो उस टाइप का स्ट्रक्चर इन्हें मिला था उस पार्क में। जो उन्होंने स्लाइस लिया था उसको माइक्रोस्कोप से किया, देखा, उसमें इन्होंने इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिला जिसको उन्होंने नेम दिया सेल। क्या नाम दिया इसको? इसको इन्होंने नेम दिया सेल। दैट मीन्स पर्टिकुलर एक एक, आप इसमें देख रहे हो ये दीज ऑल आर सेल्स। ये सारी क्या हैं? ये सेल्स हैं। तो सेल्स क्या है? सेल्स जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच डेवलप टू अ बॉडी। और सेल जो इन्वेंटेड हुई थी, द इन्वेंशन ऑफ द सेल वाज डन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। उन्होंने क्या किया था? एक स्लाइस लिया था, किसकी? कॉर्क, जो कि था बार्क ऑफ ट्री। इन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था इन्होंने। तो इन्हें उस पे स्मॉलेस्ट क्यूबिकल्स और क्यूब्स आप कह सकते हो, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा था जिसको इन्होंने नेम दिया था सेल। तो ये था बेसिक, इन्होंने इस कॉर्क में जो देखा था उसके बाद से जो इसके स्मॉलेस्ट और इसकी जो डिफाइन की गई जो डिफिनीशन थी वो ये थी कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ living organism, smallest unit of the life which develops to an organism. This is the all about cell. Cell is name was given by Robert Hooke in 1665. ये आपका जो सेल है, ये सेल लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड सेल का जो लैटिन वर्ड या जो इसकी मीनिंग है वो आप बोलते हो ये है लिटिल रूम्स। इस लैटिन वर्ड के मिलके सेल का नेम पड़ा हुआ। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा पहला जो टॉपिक है उसमें वो ये डिफाइन करता है कि
व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, दैट मीन्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं। तो हमारा जो अभी हमने देखा इसमें कि जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स से ही मिलकर बने हुए होते हैं। अब सेल्स भी डिपेंड करती हैं कि किस बॉडी में किस टाइप के एनिमल्स में कितनी सेल्स मिलती हैं, या कई होते हैं कि इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, कई होते हैं जिसमें बहुत ही कम सेल्स होती हैं, या किसी किसी ऐसे एनिमल्स इसमें एक सेल्स होती हैं। अगर हम एक नॉर्मल आप ये लेते हो अनियन की पील, अनियन का कवर आप एक लेते हो उसको स्मॉल, और उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें ये जो ब्लैक सब्सटेंस दिखेंगे आपको, ये है न्यूक्लियस। ये जो ब्लैक सब्सटेंस और ये जो पर्टिकुलर एक एक सेक्शन है वो क्या है, वो एक सेल है। तो यहाँ पे अभी हमें जो दिख रहा है मेनली वो है दो चीज़ें, एक हमारी सेल और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस। तो ये बेसिकली है हमारा एक रफ डायग्राम। आप अगर एक माइक्रोस्कोप लेते हैं, माइक्रोस्कोप में अनियंस के आप जो आउटर उनकी लेयर होती है उसको निकालोगे, उसमें एक हल्की सी स्लाइड आप उस पर रख के आप ये देखोगे उस पर, तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें आपको जो ये सेक्शंस दिख रहे हैं, स्मॉलेस्ट सेक्शंस ये सेल हैं, और जो इसके अंदर ब्लैक सब्सटेंसेस हैं ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1839 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस कहाँ था, न्यूक्लियस सेल में, और इसको किसने डिफाइन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद फिर 1839 में पुरकिंजे ने, 1839 में पुरकिंजे ने एक टर्म दिया था, एक डिफाइन किया था, जिसे बोलते थे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या डिफाइन करता है, इन्होंने ये बोला था कि जो हमारी सेल है उसके चारों ओर, ये आप देखोगे अगर एक बाउंड्री, ये एक अगर हम सिंपल से एक सेल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि इसके चारों ओर, इसके साइड साइड में, इसके चारों ओर एक बाउंड्री, जिसे आप एक वॉल बोल सकते हो, वो डिफाइन किया था। और उन्होंने पुरकिंजे ने जो टर्म दिया था, उन्होंने ये टर्म बोला था प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लड सब्सटेंस ऑफ द सेल। जो सेल्स के अंदर है, सेल्स के अंदर जो भी फ्लड हो, चाहे ये लिक्विड मटेरियल हो या सॉलिड हो, जो कुछ भी, ये डिफाइन हुआ था प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद सेल से ही रिलेटेड एक न्यू टर्म आया था, वो था सेल थियरी। सेल थियरी क्या डिफाइन करती है, सेल थियरी ये डिफाइन करती है कि सेल थियरी, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेल थियरी दिया किसने था। सेल थियरी जो डिफाइन किया गया था, सेल थियरी जो बनाया गया था, वो स्वीडन एंड सॉन ने, स्वीडन एंड सॉन ने डिफाइन किया था सेल थियरी 1838 और 1839। ये है हमारी सेल थियरी। सेल थियरी का क्या मतलब होता है, सेल थियरी का मतलब होता है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये था सेल थियरी। सेल थियरी मतलब कि इन्होंने जो सेल की थियरी दी थी उसमें ये मेंशन किया था कि इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, they all are made up from the cells only, and these are the basic unit of life। यहीं से इसकी डिफिनीशन भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है और सेल्स का रोल क्या है, और सेल थियरी क्या डिफाइन करती है। सेल थियरी क्या डिफाइन करती है कि ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप फ्रॉम द सेल्स, एंड ऑल द सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल थियरी जो है इसमें क्या है कि सेल थियरी जब इन्होंने स्वीडन एंड सॉन ने दिया, उसके बाद वर्स्यू ने 1855 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। उस मॉडिफिकेशन में इन्होंने क्या डिफाइन किया था कि ऑल सेल्स आर
मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं कि एक सेल है, ये सेल कहाँ से आई, ये सेल का कॉम्बिनेशन है, अगर मान लो इतने सारे सेल्स हैं, तो इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी सेल्स हो जो भी है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके ही बनती है। वो था इनका एडवांस, आप कह सकते हो कि एडवांस सेल थियरी। और इन्होंने क्या किया था कि विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से 1914 में इन्होंने कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल शो किया था। सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर भी इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि सेल थियरी को हल्का सा मॉडिफाई किया था, जिसे आप एडवांस सेल थियरी बोल सकते हो। उसमें इन्होंने ऐड किया था कि ऑल द सेल्स आर मेड अप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड दे हैव गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। बेसिकली सेल थियरी क्या है? सेल थियरी में आपका स्टीडन एंड सॉन ने क्या बताया था कि जितने भी इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर एनिमल्स और प्लांट्स हैं, वो सब क्या है, सेल से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद इसे 1855 में वर्च्यू ने मॉडिफाई किया था। उन्होंने बताया कि ऑल द सेल्स आर मेड अप फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि पहले से जो अवेलेबल सेल है उन्हीं से मिलकर नई वाली सेल्स बनती हैं। इन्होंने इस चीज़ को अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1940 में प्रूव किया था और इन्होंने सेल का एक स्ट्रक्चर भी दिया था। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेल। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर का, वो है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल यू कैन से टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एज पर बेसिस ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एज पर बेसिस ऑफ सेल। सेल के आधार पर हमने ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन किया है? तो ये टू टाइप्स के हैं। वन इज यूनिसेलुलर, यूनिडिफाइंड, वन मल्टी डिफाइंड, मोर देन वन। तो इसके नेम से क्लियर है कि हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है बिल्कुल ही। आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एज पर बेसिस ऑफ सेल्स आप ये देख लोगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस कि सच टाइप ऑफ एनिमल्स और सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप फ्रॉम ओनली एंड ओनली वन सेल, दैट आर कॉल्ड ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद मल्टीसेलुलर, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप फ्रॉम मोर देन वन सेल। मोर देन वन सेल दैट मीन्स कि वो एक से अधिक सेल्स मिलते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का सिंपल से एग्जांपल आप अमीबा समझ सकते हो। अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर द एग्जांपल एंड दे हैव ओनली एंड ओनली वन सेल। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर में, तो मल्टी सेलुलर में आपका आ जाता है फंगाई आ जाता है, उसके बाद फिर आपके प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, हमारी बॉडी, ये सब हम क्या हैं? हम वी आर आल्सो एग्जांपल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हमारा डिफाइन करता है आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब हम आप सिंपल से एक स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहोगे तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारी बॉडी में, मेरी जो बॉडी है, आपकी बॉडी है, उसमें भी कई टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। अगर आप सिंपल सा ये देखोगे इस डायग्राम को, ये हमारा डिफाइन करता है मसल्स सेल। जो हमारी मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनकी सेल्स जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ब्लड सेल्स में आप देखोगे, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से इस तरह से, आपको ये सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। ये होते हैं हमारे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स डिफाइन करती हैं ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आएगा। उसके बाद फिर आप इसमें हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या डिफाइन करेगा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, इसका मतलब क्या होता है कि एक जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट से मिलकर एक सेल बनती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो सबसे आउटर मोस्ट कवर है, आउटर मोस्ट कवर ऑफ सेल, आउटर मोस्ट कवर ऑफ सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर मोस्ट कवर ऑफ सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो क्या करता है, इसका मेन रोल क्या होता है? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये आप जैसे सिंपल सा अगर हम एक सेल की बात करते हैं, या यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर हमने ले लिया। अब आप ये देखोगे कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये पार्ट, ये हमारा क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है। ये एक
सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट भी करता है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग भी करता है। वो क्या है, उसका रोल क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि इसमें इसका अगर मेन रोल हम बात कर लेते हैं तो ये क्या करता है, इसका रोल है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल्स, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स। जैसे कि अगर 2 सेल्स या मान लो 5 सेल्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ से इस सेल में से अगर इस सेल से कोई भी मटेरियल इस सेल में जाना है या इस सेल से कोई मटेरियल इस वाले सेल में आएगा, ये जो प्रोसेस होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, ये अपने आप से नहीं आएगा। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना रोल प्ले करती है, उसके बाद से ही इसमें मूवमेंट होता है। इसलिए इसे, या कोई सेल है उससे जो अनयूज्ड मटेरियल्स हैं उसे बाहर करना हो तो भी इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होगा। अगर कोई यूजफुल मटेरियल है जो उसे अंदर लेना है तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज होगा। तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसका जो मेन रोल है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये हो गया इन, और इस सेल से कोई मटेरियल बाहर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि इसका मेन रोल है मूवमेंट, सिंपल सा बोलो, ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम इन एंड आउट और फ्रॉम आउट टू इन। और जो प्रोसेस होता है, जो मूवमेंट, कैसे मूवमेंट प्लेस करता है, हाउ डज मूवमेंट टेक प्लेस, हाउ डज मूवमेंट टेक प्लेस, हमने तो बोल दिया मूवमेंट होता है, लेकिन मूवमेंट होता कैसे है। मूवमेंट जो होता है वो होता है हमारा डिफ्यूजन के प्रोसेस से। क्या कहलाता है वो, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि डिफ्यूजन जो होता है वो आप सिंपल सा इस तरह से समझ लो कि जैसे मान लीजिए ये 2 सरफेस है, एक ये है और एक इधर है। आपकी एक ये सेल हो गई, आपकी एक ये सेल हो गई। इसमें क्या है कि सिंपल सा आप ये देखोगे कि मान लो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इस वाले का कम है, तो इसका क्या हम बोलेंगे कि हायर टेम्परेचर, और इस वाले का क्या हो जाएगा, लोअर। या आप ये बोल सकते हो इन केस ऑफ द सॉल्यूशन, इन केस ऑफ द केमिकल्स हम ये बोलते हैं कि हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन। तो जो भी हमारा फ्लो होता है, जो भी मूवमेंट होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है, आपका डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन मेन रोल करता है सेल्स के अंदर गैसियस मूवमेंट का, जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। तो सिंपल सा आप ये कह सकते हो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या करता है कि मूवमेंट ऑफ द गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। इट टेक्स प्लेस इन सेल, जिसके थ्रू वो O2 CO2 या जो भी गैसेस उनको इनसाइड आउटसाइड करनी है वो इसके थ्रू अपना मूवमेंट कर लेते हैं। ये प्रोसेस हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। उसके बाद फिर हमने सेल में डिफ्यूजन तो पढ़ लिया कि सेल में गैसेस का मूवमेंट हो गया, लेकिन अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर भी तो मूवमेंट होता है। वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है ऑस्मोसिस। इसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है कि मूवमेंट ऑफ द वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर from higher concentration water to lower concentration, higher concentration water to lower concentration water is known as osmosis. osmosis क्या प्रोसेस होता है कि मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन, ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम रूट, पौधा होता है, पौधे क्या करते हैं अपने जड़ों से पानी लेते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ का जो कंसंट्रेशन है इनका हायर होता है और ये हायर से कहाँ पे जाते हैं, इनका स्टेम्स, ये सारे बार्क्स, लीव्स इसमें आते हैं। तो ये क्या हो गया कि मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। सिंपल से एग्जांपल आप देख सकते हो कि पौधे अपनी जड़ों से पानी को अपने शरीर में, अपने बॉडी में, अपने पूरे पार्ट्स में एब्जॉर्ब करते हैं। वो क्या हमारा डिफाइन करता है, वाटर का मूवमेंट होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में आएगा हमारा कि जो
सेल के पार्ट हैं, पहला तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमने देख लिया। उसके बाद फिर हमारी आती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या, इसका नाम से क्लियर है कि आप सिंपल सा ऐसे भी देख सकते हो इसमें कि जो सेल्स हैं, सेल्स के चारों ओर, सेल्स के जो आउटर में एक वॉल पाई जाती है जो कि थोड़ा सा रिजिड, जिसे आप सॉलिड बोल सकते हैं, और थिक होती है, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है। उसके इनसाइड जो फ्लड्स होते हैं, जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, या जो भी लिक्विड सॉलिड जो भी सब्सटेंस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। ये वॉल हमारी क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। ये सेल वॉल क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। ये सेल वॉल्स एनिमल में नहीं पाए जाते। आप ये चीज नोट कर लेना, इसमें सेल वॉल्स होती हैं, सेल वॉल्स सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाई जाती हैं, जंतुओं में नहीं पाई जाती हैं। सिंपल सा आप इस तरह से देख लो, अगर हम ये डिफाइन करते हैं, ये आपका हो गई एक सेल, सेल के अंदर ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये जो आपकी है सेल वॉल, ये क्या हो गया, आप सिंपल समझ सकते हो कि ये इस लेवल पे स्ट्रक्चर इसका डिफाइन कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई भी, जैसे मान लो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, अगर एक प्लांट सेल में ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या करता है कि लूजेस वाटर, वाटर क्या होता है, मूव होता है, राइट। वाटर का जो मूवमेंट होता है इस ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस से। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जैसा कि हमने बताया अभी हमने पढ़ा कि अगर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर का मूवमेंट होता है, कोई भी, आप सिंपल सा समझ लो, ये एक आपके पास स्ट्रक्चर है या एक सेल है, इसके अंदर वाटर है, वाटर। अब मान लो ऑस्मोसिस के थ्रू ये क्या हुआ, वाटर बाहर गया, तो जब ये वाटर बाहर गया तो ये कुछ ना कुछ श्रिंक होगा, राइट, श्रिंक हुआ। अगर मान लो ये वाटर किसी दूसरे सेल में गया तो वो सेल क्या हो जाएगी, उस सेल की साइज लार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना। तो ये क्या आ रहे हैं, डिफरेंस हो रहे हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं इसमें, ये हमारा क्या प्रोसेस कहलाता है, प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। कि सिंपल सा आप डिफिनेशन राइट डाउन कर सकते हो कि व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स। जो इसके अंदर मटेरियल्स हैं वो या तो श्रिंक हो रहे हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं from the cell wall, away from the cell wall, that is known as plasmolysis. तो आप definition नोट कर सकते हैं कि when a living plant cell loses their water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from cell wall. The process is known as plasmolysis. So हमारा next topic है कि हमारे सेल में दूसरा जो है सब्सटेंस ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्ले मेन इंपॉर्टेंट रोल, और ये क्या होता है, ये डुअल लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, डुअल लेयर से कवर्ड होता है न्यूक्लियस, जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है कि द आउटसाइड, और आप कह सकते हो कि द वॉल दैट इज फाउंड अराउंड न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये न्यूक्लियस है तो ये क्या होगा, ये होगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि न्यूक्लियर को कवर करने वाली जो उसके चारों ओर लेयर्स पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे स्मॉलेस्ट माइन्यूट पोर्स होते हैं, पोर्स आप स्मॉलेस्ट होल बोल सकते हो, जिसके थ्रू क्या होता है, किसी भी मटेरियल का इन या आउट होता है। वो मटेरियल या तो इनसाइड आता है या आउटसाइड जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आपका जो होता है ये आपका इनहेरिटेंस में यूज होता है। दैट मीन्स इसको मेन आप ये डिफाइन कर सकते हो कि जो भी आपके फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, पेरेंट्स टू चाइल्ड जो आपके बॉडी में फीचर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही होते हैं। क्रोमोसोम्स दैट मीन्स आप डिफाइन कर सकते हो कि ये होता है इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। क्रोमोसोम्स जो इसका कंपोजिशन होता है, इसमें डीएनए
और प्रोटीन से मिलकर ये बनता है। इसका मेन डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में, जहाँ पे डीप में दिया गया है। अभी ओवरव्यू हम समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो रोल अदा करता है ये इसका होता है इन इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस क्या होता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड इज नोन एज इनहेरिटेंस। यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स इज ए कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपका क्या डिफाइन करता है? ये जो डीएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपका होता है डीएनए का फुल फॉर्म। इसमें क्या करते हैं ये कि इसके जो डीएनए होता है यहाँ पे, इसमें कुछ फंक्शनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स अगर ये आपका डीएनए है तो इसके ऊपर कुछ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड जीन्स। जीन्स क्या करते हैं? ट्रांसफर फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये हमारा डिफाइन करता है कि आपका जीन्स। दैट मीन्स फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए इज नोन एज जीन्स। तो आप ये समझ सकते हो न्यूक्लियस से ही आपके 3-4 डिफिनेशन मिल रही है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस आपका चारों मेन आपका ये कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, और ये डुअल लेयर्स प्रोटेक्टेड होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। दैट मीन्स द मेम्ब्रेन व्हिच इज फाउंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस व्हिच कवर्स टू द कंप्लीट न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर इस न्यूक्लियस में ही आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या डिफाइन करते हैं? क्रोमोसोम्स डिफाइन करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस डिफाइंस की ट्रांसफर ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। उसके बाद फिर क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो कंपोजिशन, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स किससे बना है, वो है आपका डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन ये मिल के क्या बनाते हैं? आपके क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। डीएनए क्या डिफाइन करता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दैट मीन्स ये आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये है इसकी फुल फॉर्म। और इसमें जो होते हैं इसके ऊपर डीएनए के कुछ फंक्शनल यूनिट्स, फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, फंक्शनल सब्सटेंसेस हैं जो कि जीन्स हैं। जीन्स क्या करते हैं? जीन्स आपका फीचर्स को, इनहेरिट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसकी मेन डिटेल्स आप जीन्स की और डीएनए की नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे, जहाँ पे पूरा इंक्लूडेड है। अभी तो हम करेंटली बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स की, सेल्स में कौन कौन से मेन पार्ट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेल। सेल की तो बात कर लिया हमने, ये हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। सेल्स यहाँ पे हम देखेंगे सेल्स जो होती हैं कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया गया है। सेल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है यूकैरियोट्स एंड दूसरा है प्रोकैरियोट। दैट मीन्स यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यूकैरियोटिक आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे इसकी साइज आप देखोगे, अगर हम सेल की इसकी बात करते हैं, यूकैरियोट्स जो सेल्स हैं इनकी साइज ये डिफाइन होती है आपकी, और प्रोकैरियोट्स की साइज 1 to 10 और इसकी है आपकी 5 to 100। उसके बाद जो आपका, तो इसमें क्या होता है आपका ये लार्ज साइज है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में स्मॉल साइज डिफाइन हुई होती है। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, इसमें क्या होता है आपके सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और यूकैरियोट्स में आपके मोर देन 1, दैट मीन्स मल्टी क्रोमोसोम्स में भी अवेलेबल। जिस हिसाब से आपका बॉडी ऑर्गेनिज्म होगा उस हिसाब से आपके क्रोमोसोम्स उसमें अवेलेबल रहेंगे। तो सो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स such type of cells which are made up from more than one cell, या आप ये कह सकते हो कि इनके जो रीजन्स हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लार्ज साइज और उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं। ये हमारे यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या डिफाइन करता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और इनकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, और इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ओनली 1 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दैट मीन्स आप ये भी समझ सकते हो कि इसके चारों ओर आपके यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जो डिफरेंस है मेन, वो है कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है, दूसरे में नहीं है, एक की साइज लार्ज है, एक की स्मॉल है, एक में सिर्फ और सिर्फ 1 क्रोमोसोम्स पाया जाता है और एक में क्या होते हैं कई सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब हम
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हम सेल के पार्ट्स की बात कर रहे थे, उसमें आपका आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जिसे आप हिंदी में जीवद्रव्य बोल सकते हो। अगर ये हम बात करते हैं कि हमारी सेल है, सेल के अंदर कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और भी कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। वो जो इसके अंदर का सब्सटेंस होता है, दैट मीन्स द मटेरियल व्हिच इज फाउंड इनसाइड सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये मटेरियल है आपका, ये चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, साइटोप्लाज्म कहलाती हैं। साइटोप्लाज्म को आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हो कि सब्सटेंसेस ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एक अगर हम ये सेल की बात करते हैं, इस सेल में जो भी सब्सटेंसेस हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ये है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स हम इसी स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं कि ये आप एक सेल में सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता कि एक ही चीज हो या इसमें एक ही ऑर्गेनेल्स हो, एक ही सब्सटेंस हो, कई सारे सब्सटेंस, कई सारे स्ट्रक्चर, कई सारे ऑर्गेनेल्स अवेलेबल होते हैं। तो इसको आप कह सकते हो कि वेरियस एक्टिविटीज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस केमिकल एक्टिविटीज इनसाइड सेल, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर फाउंड। बॉडी है, कोई भी सेल है, उसके अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आप हम इसको डिटेल में अगर देखते हैं तो एक सेल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड फील्ड और मेम्ब्रेन बाउंड आर फाउंड इनसाइड सेल्स, जो कि क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। एक सेल में कई ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं और उन ऑर्गेनेल्स का अलग अलग रोल्स, अलग अलग वर्क्स इनके डिफाइन होते हैं। ये हमारा होता है सेल ऑर्गेनेल्स। दैट मीन्स सेल ऑर्गेनेल्स क्या डिफाइन करता है कि सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब ये स्मॉल है, मेम्ब्रेन मतलब चारों ओर उसके एक लेयर है, और बाउंडेड मतलब उसे चारों ओर घेरा है, ये पाया जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सेल में कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक ही सेल में कई सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये आपके जैसे गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें हैं इसमें। इसको हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही हम स्टडी करते हैं। हमारे पास ओनली इस चैप्टर में पेंडिंग जो है वो है आपका सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में हो जाएगा और ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में किसी को जहाँ पे भी कुछ दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो और उस पर आप मेंशन कर सकते हो कि आपको क्या कुछ और इसमें कोई क्वेरी हो या कुछ और न्यू चीज़ ऐड करना हो या आपको कोई क्वेश्चंस हो, आप कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन्स, सेल ऑर्गेनेल्स का। सेल ऑर्गेनेल्स में जितने पार्ट्स हैं उसको हम पूरा कवर करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू।